हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अभी ठीक होंगे। अभी तक क्लास 10th में मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको करा दिया है, ठीक है, जो कि रियल नंबर का चैप्टर था। उससे रिलेटेड मैंने आपको 6 वीडियोस जो है वो सेंड कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखते हो तो आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। अब क्लास 10th में नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के लिए भी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो अब मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेम ऑफ द चैप्टर, जैसा कि पॉलिनोमियल है, क्या मीनिंग होता है पॉलिनोमियल का। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल की। देखो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या है, ये हमारी एक इक्वेशन होती है। इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन algebraic equation with mathematical ऑपरेशंस। अब देखो इस डेफिनेशन में मैंने कोई बुक की डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं जस्ट आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि इट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये आपकी एक इक्वेशन होती है विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब आप यहाँ पे कहोगे यार मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है और अलजेब्रिक का क्या मीनिंग है। तो मैं पहले बता दूँ कि अलजेब्रिक का मीनिंग है कि अल्फ़ाबेट्स के जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है कि आपके वो जो मैथ्स के जो साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनका यूज़ करके जो भी इक्वेशन बनती है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझो कि अगर एक इक्वेशन ले लूँ मैं 2x² प्लस 3x प्लस 7, अगर मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली है कि 2x² प्लस 3x प्लस 7, ये आपकी एक इक्वेशन है और ये आपका एक पॉलिनोमियल भी कहलाएगा क्योंकि इसमें अलजेब्रिक यानी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हुआ है और विद मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो देखो ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल। अब इसमें आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जिनमें ABCD का अल्फ़ाबेट का कोई भी एक वेरिएबल अगर लगा हो तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म। और जिसमें ABCD का कोई भी टर्म नहीं लगा हो, कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। इस टर्म को एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज फिक्स्ड टर्म। अब देखो वेरिएबल टर्म क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये मैं यहीं से थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेरिएबल टर्म वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, घटती बढ़ती रहती हैं। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो रिजल्ट आपका इस टर्म का कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इट मीन्स उस टर्म की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम इनको हम वेरिएबल टर्म बोलते हैं। और कांस्टेंट टर्म का मतलब कि पहली बात वहाँ पे अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड नहीं लगा होता है और उसकी वैल्यू हमेशा इक्वेशन में फिक्स होती है, इसीलिए हम उसको फिक्स टर्म बोलते हैं। तो ये आपकी एक तरीके से डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसमें मैंने आपको विद एग्जांपल और वेरिएबल टर्म ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। नाउ बात करते हैं, इसी चैप्टर का पार्ट है हमारा कि कोफिशिएंट टर्म क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट को देखो आप, कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ x², x³ या x विद इट्स साइन इन एनी इक्वेशन। ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा देखने में लगेगा कि इतना बड़ा सर ने क्या क्या लिख दिया है। मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो विद रिस्पेक्ट ऑफ x² x³ या x विद इट साइन इन एनी टर्म। तो इसमें मेन बात क्या है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसका साइन। यानी जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपका
कि जस्ट लाइक 7x³ प्लस 5x² माइनस का 7x प्लस का 3, ठीक है। अब मैंने बोला है कि आपको जिसका कोफिशिएंट निकालना हो उसका जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू होगी वही कोफिशिएंट का आंसर होगा, बट विद इट साइन, साइन के साथ में। अगर प्लस लगा है तो प्लस में बोलोगे, माइनस लगा है तो आप माइनस में बोलोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि मुझे आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा इस इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पार्ट बोलना है। x³ का न्यूमेरिकल पार्ट जो कि क्या है 7, वो भी प्लस का, कोई साइन नहीं है यहाँ पर, आप प्लस का बोलोगे तो 7। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए तो क्या होगा 5। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछ लूँ तो क्या आंसर आएगा -7। यानी कि देखो यहाँ पे साइन वाली बात आ गई ना, कि अगर साइन अगर इसमें इंपॉर्टेंट ना हो तो फिर तो आप ओनली 7 लिख देते, तो आपका वो गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है साइन के साथ आपने बोलना है, तो ये आपका कोफिशिएंट होता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस चैप्टर में डिग्री के ऊपर, कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री का आंसर कहलाएगा। देखो इसमें भी क्या ध्यान रखना है, टर्म की बात की गई है मैंने और हाईएस्ट पावर की बात की गई है। पावर का मतलब तो पता ही है, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर लिखी होती है उसको हम बोलते हैं पावर। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 7x माइनस का 3। अब आप इस पूरी इक्वेशन में देखो, किसको देखो, हाईएस्ट पावर को देखो। तो हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो हमारी कौन सी है 4 है। इट मीन्स आपका डिग्री क्या आ गया, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी आपकी 4 होगी। यानी याद रखना है जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री का आंसर कहलाता है। तो ये आपकी डिग्री का मीनिंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखो मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। अब टाइप्स की बात करूं, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, आप ये चैप्टर लास्ट टाइम पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब क्लास 10th में, ये इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको टाइप्स भी बहुत बड़े लेवल पे समझा रहा हूँ और ये आप हमेशा याद रखना। इसके टाइप्स के लिए मैंने 2 कैटेगरी डिवाइड करी है। फर्स्ट है मेरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। और इन दोनों का मीनिंग मैंने अभी जस्ट क्लियर कर दिया कि डिग्रीज क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स मतलब कि किसी इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल सेकंड नंबर पे आता है आपका बायनोमियल। थर्ड नंबर पे ट्राइनोमियल और फोर्थ नंबर पे आता है आपका मल्टीमोनियल। अब मैं इनके डेफिनेशंस ना लिखवा के आपको इन शॉर्ट बस इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। मोनोमियल का मतलब होता है इट हैज़ वन टर्म, जिसके अंदर एक ही टर्म होती है। बायनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल का मतलब जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। और मल्टीमोनियल का मतलब मोर देन 3 टर्म्स होती हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ आपके क्या है, पॉलिनोमियल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे। अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज के बिहाफ पे। डिग्रीज के बिहाफ पे भी 4 टाइप के ही हैं। तो पहला क्या है हमारा, लीनियर है। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक। थर्ड है हमारा क्यूबिक और फोर्थ है हमारा बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। तो आपकी ये डिग्रीज के बिहाफ पे 4 टाइप्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। देखो
सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने इसमें बताया कि इट हैज़ 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स एंड मोर देन 3 टर्म्स। यहाँ क्या डिग्रीज, मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी होगी, 1 होगी। इट हैज़ हाईएस्ट डिग्री 2, इट हैज़ हाईएस्ट डिग्री 3, और इसमें क्या होगा, 3 से ज़्यादा डिग्रीज होंगी तो उनको हम बायोक्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब आपके 10th क्लास के बिहाफ पे आपने ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बायोक्वाड्रेटिक, इन तीनों के लिए आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे के थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको इक्वेशन देखने में प्रॉब्लम ना लगे। लीनियर का मतलब क्या है एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे कि 2x है आपके पास, तो x की डिग्री कितनी है आपकी, कुछ भी नहीं है, तो क्या मानोगे 1। इट मीन्स आपका ये 2x के अंदर क्या है, 1 है इसकी डिग्री। क्वाड्रेटिक का मतलब जैसे कि x² + 7x + का 3। क्यूबिक का अगर एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो x³ + 7x² + 5x + 3। और बायोक्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर आपकी 3 से ज़्यादा हो, तो मतलब 4 वाली पावर, x⁴ + 3x² 3x³ + 2x² + 7x + 3, ये आपका बायोक्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने आपको ये दोनों टाइप्स बता दिए हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, इस चैप्टर में ये जो मैंने लिखा ना मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर है ये। मतलब इस चैप्टर में आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी है जिनके बिहाफ पे आपके ऑल टाइम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मीनिंग है, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है विच इज़ रिलेटेड टू ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका मीनिंग। तो ये आपका जो होगा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये कॉन्सेप्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर यूज होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से करते हैं इसमें, क्योंकि देखो इसमें 2 टॉपिक है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, दोनों चीज़ें करना सीखोगे आप इसमें, ठीक है। थर्ड आपका है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मीनिंग है कि आपने इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करनी है। तो इसमें मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का एक बहुत यूनिक फार्मूला दूंगा और उससे रिलेटेड मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तो ये आपने इस चैप्टर में पढ़ना होगा। फिर आपने इसमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का मीनिंग से डिफरेंस नहीं सीखना है, हमें उसके और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं डिफरेंसेस में, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो इसमें हम सीखेंगे। देन द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इस पर ट्रिपल स्टार भी लगा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे डिवीज़न एल्गोरिथम कहीं ना कहीं पढ़ा है, बिल्कुल हाँ वो वैसा ही है, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, तो जिसका एक फॉर्मूला होता है आपका कि px = gx मल्टीप्लाई बाई qx + rx, ठीक है। ये x का मतलब है इन द टर्म्स ऑफ, जो पॉलिनोमियल होगा वो आपके x के टर्म्स में होगा। सो आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, px = यानी कि वही सेम है आपका डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वही डिवीजन एल्गोरिथम है जो चैप्टर नंबर 1 में यूज़ हुआ था, बट ये पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। तो ये 5 मेन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने हैं। लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ऑल टाइम आपका क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको, तो ये आप नोट डाउन पहले कर लो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, उसमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला कॉन्सेप्ट है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग थोड़ा सा मैंने अभी बता भी दिया था कि ये विच इज़ रिलेटेड टू ग्राफ से रिलेटेड है। तो ये क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, आपके पास ना ग्राफ बने आते हैं, ग्राफ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन भी आपकी बनी होगी, बस आपने उसको देख के बताना है कि इसमें कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं, कितने ज़ीरोज़ यहाँ से बन रहे हैं। तो आप इसमें ना मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात
जब भी आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में लिखी हो, y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में लिखी हो, तो आप क्या याद रखोगे, c ऑन x एक्सिस। c ऑन x एक्सिस का मतलब है आपने x एक्सिस पर देखना है बस, ठीक है। जैसे कि अगर आपका एक ग्राफ बना हो, ठीक है, और आपको मैंने बोला है y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो आपने x एक्सिस तो आपको पता ही है कि ये हमारा x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन। अब अगर ये हमारी कुछ ऐसी कर्व बनी होंगी तो आपने ये देखना है कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस को कितने बार टच कर रही है, कितने बार उसको टच कर रही है। तो देखो 1 2 3 4, इट मीन्स द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स में कितने होंगे हमारे जीरोज, वो हमारे 4 होंगे। इस बात का ध्यान रखोगे आप कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम ग्राफ अगर निकालने के लिए आ जाए, तो अगर आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स है तो आपने उसे x एक्सिस पर देखना है, और ठीक इसका अपोजिट कर लो। अगर आपके पास आ जाए x इज इक्वल टू पी वाई, तो ठीक इसी तरीके से आपने उसे कहाँ पे देखना है, आपने उसे वहाँ पे c ऑन y एक्सिस देखना है कि y एक्सिस पे ये कर्व कितनी बार टच हो रही हैं, उतने आपके जीरोस होंगे। तो आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर यही दो बातें आपने याद रखनी है, y इज इक्वल टू पी एक्स हो तो y एक्स एक्सिस पे देखना है, और अगर x इज इक्वल टू पी वाई है तो आपने y एक्सिस पे देखना है। ये दोनों आप अच्छे से याद कर लो। देखो अब नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, उन 5 में से फर्स्ट कॉन्सेप्ट अभी देखा आपने, अब सेकंड कॉन्सेप्ट आप देखो क्या है कि फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, इसके आगे भी होता है क्वेश्चन पूरा प्रॉपर, बट मेन हेडिंग आपने यही याद रखनी है कि फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट लिखा होगा वहाँ क्वेश्चन में, बट मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट आपको लिख दिया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपके पास, मैं इतना बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस हमेशा इसी टाइप से आएंगे, और वो टाइप देखो पहले आप, वो आपके इसी इक्वेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा कुछ और नहीं आने वाला है। ध्यान से देखना पहले आप। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका किस तरीके का कि बाय सॉल्व, जब आप जीरोस निकालोगे, फाइंड द जीरोस निकालोगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। कैसे होते हैं क्वेश्चंस वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो हमारे कैसे सॉल्व होते हैं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोस निकलेंगे। देखो 2 क्वेश्चन थे इसमें, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। तो जीरोस निकालने के लिए क्वेश्चंस आपके या तो इस फॉर्म में होंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस कैसे होंगे हमारे, बाय कॉमन टेकिंग मैथड, बाय कॉमन टेकिंग मैथड वाला तरीका होता है हमारा। इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सपोज दैट 8x स्क्वायर प्लस में 2x, बस इतना ही होगा, इट्स अ क्वाड्रेटिक। बस इसमें क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन है वो आप लेके सॉल्व कर लोगे, जीरोज निकल जाएंगे। द थर्ड लेवल इज, वो आपका है बाय आइडेंटिटी मैथड। और कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो भी देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, जो कि आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ये आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पर। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपके इस फॉर्म में ही आते हैं। तो इसका भी कैसा क्वेश्चन होगा वो भी आप देख लो। जैसे सपोज दैट आपका क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर माइनस का 5। अब
यहाँ पे देखो मैंने तीनों टाइप्स के एक एक क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसकी हेल्प से एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड जीरोज आप इजीली निकाल पाओगे। तो वो आप खुद से करना, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करिए 6 से, और उसके बाद आप 6 के फैक्टर निकालोगे। 9th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, या फिर आप 9th क्लास में पॉलिनोमियल की वीडियो देखोगे, उसमें आपको मिडिल टर्म और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो 6 के फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिससे 5 आ जाए, और ये वाला साइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ प्लस है तो फैक्टर को प्लस करके लिखना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लिखोगे। ये 3 2 जा 6 होगा, यानी कि 3 + 2 और प्लस का 6, फिर एक्स स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 2x + 6। अभी तक 3 नंबर थे, अभी 4 हो गए। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन फाइंड कर लो। तो यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से बच गया x + 3, यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ से बच गया x + 3। अब दोनों साइड से x + 3 कॉमन है और यहाँ से x + 2, ये आपके दो प्रोडक्ट आ गए। अब इनको आप जीरोस के लिए सॉल्व कर लो, मतलब इक्वल्स टू में जीरो लेके सॉल्व कर लो आप इनको, तो आपकी एक x की वैल्यू आ जाएगी -3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरीके से हमारा फाइंड द जीरोस बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन से हो गया सॉल्व। अब कॉमन टेकिंग मेथड, मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसे होंगे क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपने कॉमन लेना है। कॉमन टेकिंग मेथड है, वहाँ आपको पेपर में नहीं लिखा आएगा कि आपने कॉमन टेकिंग मेथड से, आपके पास सिर्फ आएगा फाइंड जीरोज। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज़ होगा। अब कॉमन टेकिंग में क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2x कॉमन है। क्या बचा यहाँ से, 4x + 1। अब आपके पास ये भी देखो दो प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुके हैं, तो दोनों को जीरोस के लिए सॉल्व कर लो। तो 2x = 0 लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 2 0 के नीचे आएगा डिवाइड में, वो 0 ही बनेगा। और एक आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/4। शिफ्टिंग आप करके देख लोगे। अब बात करते हैं हम थर्ड एंड लास्ट लेवल की। ये मैंने लिखा है a² - b² वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ध्यान रखना यहाँ भी दो टर्म्स होंगी। अच्छा, यहाँ पे ये आइडेंटिटी आप कैसे लगाओगे, एक नंबर पे तो स्क्वायर है, एक नंबर पे स्क्वायर है ही नहीं, तो ये बहुत ध्यान से कि जिस नंबर पे स्क्वायर ना हो आप उस पर क्या लगाओगे, रूट लगाओगे। आप क्या लगाओगे, रूट लगाओगे। तो हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये x का स्क्वायर है और इसको हम √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 ही होगा आपका। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। तो आप इसको एक बार x + √5 लिख दोगे और एक बार आप x माइनस का √5 लिख दोगे, और फिर ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। फिर इनके जीरोस के लिए सॉल्व कर लो, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की √5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का √5। तो देखो, दो जीरोस निकालने के लिए आपके क्वेश्चंस ऑलवेज या तो इस फॉर्म में आएंगे, या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, या तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा। करने के मेथड मैंने आपको बता ही दिए हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कॉमन टेकिंग मेथड और आइडेंटिटी मेथड। तो यही 3 तरीके से हम जीरोस निकालते हैं, और जब इनके जीरोस फाइंड हो जाएंगे तो ये वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वाला में जो है वो अब मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो, अभी जस्ट मैंने आपको फाइंड द जीरोस निकालना सिखाया, वो भी 3 तरीके से सिखाया है, तो वहाँ से आप जीरोस तो आप निकाल लोगे। अब आता है इसी क्वेश्चन में वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है वो आप देख लो। आप वहाँ भी इस तरीके से जब जीरोस निकल जाएंगे तो वेरिफिकेशन की हेडिंग दे दोगे आप। उसमें आपने दिया है वेरिफिकेशन के 2 वे हैं, एक बार आप सम की वेरिफिकेशन को प्रूव करोगे और एक बार आप प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन को प्रूव करोगे। तो मैं पहले आपको सम के वेरिफिकेशन का प्रूफ दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। जो आपके जो 2 जीरोज आएंगे ना, वो आपने हमेशा याद रखना है कि जो पहला वाला ज़ीरो होगा, जो आपका जो ज़ीरोज़ आए होंगे आपके, उसमें आपके 2 ज़ीरोज़ निकले होंगे। जब आप जीरोस के लिए सॉल्व करते हो 2 जीरोस निकले होंगे। पहले वाले ज़ीरो को आपने वहाँ पे लेट करना है अल्फ़ा, और सेकंड वाले ज़ीरो को आपने लेट करना है बीटा। ये बात आपने याद रखनी है कि पहले वाले ज़ीरो को अल्फ़ा और दूसरे वाले ज़ीरो को आपने बीटा। अब वेरिफिकेशन में सम का क्या होता है, तो देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़
इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट का अगर मैं मीनिंग आपको नहीं बताता तो आपको अभी आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कोफिशिएंट का मीनिंग बता दिया है। तो कोफिशिएंट का क्या मीनिंग होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सम ऑफ जीरोस, मतलब इन दोनों जीरोस का अल्फा और बीटा वाले जीरोस को यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए होता है। ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने का एक तरीके से सिंपल फॉर्मूला, कि एक तरफ एलएचएस में आपने उन दोनों जीरोस को ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपका माइनस बी अपॉन ए करने से भी आएगा। और माइनस बी अपॉन ए कैसे फाइंड होता है? फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ऑलवेज किस फॉर्म में लिखी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी होती है। अब उसके भी हाफ पे मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट, और माइनस तो फॉर्मूले में ही है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? बी है, तो देखो बी आ गया फॉर्मूले में। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए है, तो ए आ गया। मतलब सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के आपका इन शॉर्ट फॉर्मूला या तो आप ये लिख के वेरीफाई करो या ये, बात एक ही है। तो ये आपका वेरिफिकेशन का सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो गया। ठीक इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है वो आप देख लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें क्या ध्यान रखना है आपने कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो मैं बार बार डेफिनेशन अगर आप वीडियो में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं। और आपको अभी भी बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, मतलब कि इसमें एक्स वाई कुछ नहीं लगा, इसका मतलब यही आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो दो जीरोस आए थे उनकी क्या कर दो आपस में प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का जो शॉर्ट में फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सी अपॉन ए। तो आप पहले एक बार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, वो आपका एलएचएस की वैल्यू आ गया। एक बार आप सी अपॉन ए, और ये कहाँ से फाइंड होता है? फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो सी अपॉन ए, दोनों के आंसर सेम आएंगे तो आप लिख दोगे देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। तो ये आप जब इतना प्रोसेस करते हो कि आप जीरोस भी निकालते हो, आप उसकी वेरिफिकेशन भी दिखा रहे हो, सम ऑफ जीरो से भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी, तब जाके आप कहीं ना कहीं ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो। और ये पूरा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 पे बेस्ड है। अब देखो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को देख के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर पाओ। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस and verify the relationship of x square plus 5x plus 6। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और यही सेम क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो कैसे इसके जीरोस निकलेंगे और कैसे इसकी वेरिफिकेशन होगी। अब मैं पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीटली करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये 3 टर्म्स पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो आप, ये आ जाएगा 3x प्लस 2x और ये प्लस 6, ठीक है। मिडिल टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आपका x कॉमन है, तो ये आ गया आपका यहाँ से x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये भी आ गया x प्लस 3। दोनों साइड अब क्या कॉमन है? x प्लस 3, और इधर क्या कॉमन है? बच गया यहाँ से x और यहाँ से प्लस 2। अब आपने इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, यानी अल्फ़ा बीटा। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज़ इक्वल टू -3। ये आपका एक ज़ीरो फाइंड हो गया। ठीक इसी तरीके से आपने
x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो निकालना है, यानी कि x इज इक्वल टू -2, इट मीन्स सेकेंड ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरोज़ आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन में वेरिफिकेशन करनी है। देखो वेरिफिकेशन, क्योंकि इजी टॉपिक है। वेरिफिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले सम। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको अभी लिख के दिखाया है, यानी कि क्या लिख के दिखाया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो क्यों ना हम इससे ही वेरीफाई कर ले। अल्फा आपका पहला ज़ीरो आपका अल्फा कहलाएगा और दूसरा ज़ीरो आपका बीटा कहलाएगा। तो एक पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है माइनस का 3 और प्लस माइनस का 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 -2 इट मीन्स माइनस का 5 आ गया आपका। ठीक है, और माइनस बी अपॉन ए निकालना है आपने, तो माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि इक्वेशन से ये चीज़ कैसे निकलती है, इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन आप एज्यूम करो कि आपकी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है और आपको चाहिए माइनस बी अपॉन ए। तो b कहाँ पे होता है, x के साथ में, तो x के साथ में यहाँ पे क्या है 5 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस तो फॉर्मूले में ही है और ऑलरेडी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, b की वैल्यू प्लस में है, तो ये -5 और x मतलब a क्या है आपका, a होता है x² के साथ में, यानी कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या मानोगे 1, तो यहाँ पे 1। सिंप्लीफाई इसको करोगे तो ये भी कितना आ गया -5। अब आपका अल्फा प्लस बीटा और आपका माइनस बी अपॉन ए, यानी कि दोनों सेम आ गए, तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस सम इज वेरीफाइड। ठीक इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है। तो ये तो मैंने सम को वेरीफाई कर दिया है, अब आप प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करोगे वो आप देख लो। प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। तो आप एक बार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अल्फा इंटू बीटा मीन्स आपका क्या था, एक माइनस का 2 और एक था आपका माइनस का 3, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा रिजल्ट, 6। ठीक है, और आपने सी अपॉन ए निकालना है। तो सी जो आपकी इक्वेशन है उसमें सी क्या है 6 अपॉन 1, रिजल्ट कितना आया 6। अब ये भी 6 ये भी 6, मीन्स आपका ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ भी लिख दोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ज़ीरोज़ कैसे निकालना है और वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो पहले आप ज़ीरोज़ निकालोगे और ज़ीरोज़ निकालने के वो 3 लेवल याद रखना। तो अगर उन 3 लेवल को आप देखते हो तभी आप ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर पाओगे। तो अब आप ये देख के 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। बात एक ही है कि या तो इक्वेशन फॉर्म करो या फिर आप पॉलिनोमियल फॉर्म करो। राइट करके भी लिखा आता है आपका क्वेश्चन में कि राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अगर ये क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आता है तो जरूरी नहीं कि जो एनसीईआरटी में सिर्फ वही आएगा, इसीलिए मैंने इसके भी आपके 3 लेवल बनाए हुए हैं ताकि आपका एनसीईआरटी प्लस RD शर्मा या अदर बुक्स भी आपकी इसमें कवर हो जाए। तो ये 3 लेवल जरा ध्यान से देखना। पहले टाइप का जो लेवल 1 है उसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, बिल्कुल क्लियरली पूरे क्वेश्चन में SUM सम एंड PRODUCT प्रोडक्ट गिवन होगा। तो ये आपका लेवल 1 है जहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी। तो आपने क्या करना है उस केस में, आपने क्या करना है, आपने क्लियरली क्वेश्चन को देख के आपने सॉल्यूशन में सम का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन होगी, ये टिक का मतलब है गिवन होगी आपके पास। और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आपके पास, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी। यानी आपके पास जो वैल्यूज़ हैं बस आपने सॉल्यूशन में क्या सम लिख के अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इसको एज्यूम कर लो और वो वैल्यू उतार लो, फिर प्रोडक्ट बोल के अल्फ़ा इंटू बीटा बोलकर जो वैल्यू गिवन है वो गिवन उतार लो। अब आपको तो पॉलिनोमियल बनाना है ना, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं
के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसी फॉर्मूले को याद रखना है और इसी फॉर्मूले पे ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो आपकी इक्वेशन बन गई। जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है के वाले को आपने बस हमने के को एक कांस्टेंट टर्म अज्यूम करा हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। जो ब्रैकेट को सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यही आपका एनसीईआरटी का जो है, जब आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो बिल्कुल कहोगे अरे वाह, ये तो सर ने अभी जस्ट बताया कि सम एंड प्रोडक्ट गिवन है पूरा, बस इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं हम लेवल 2 वाले क्वेश्चन की। देखो लेवल 2 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका आर.डी. शर्मा से बेस्ड है। उसमें क्या होता है, आपके पास 2 zeros with 1 equation आर गिवन। आपके पास 2 जीरोस भी गिवन होंगे और एक इक्वेशन भी गिवन होगी, तो आपने कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको क्लास में ही डिस्कस करूंगा। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं, बस मैंने हेडिंग बता दी है क्योंकि अभी हम बाहर के क्वेश्चंस कर नहीं रहे। तो जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द थर्ड लेवल इज ओनली अगर आपके पास 2 जीरोस गिवन हो, 2 जीरोस आर गिवन। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ भी देखो 2 जीरोस गिवन है, बट यहाँ पे एक इक्वेशन भी गिवन है और यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 जीरोस गिवन होंगे। तो ऐसे केसेस में आपने कैसे करना होता है ये सब मैं आपको जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो इनको मैं डिस्कस करूंगा। अभी आपने सिर्फ ये वाला लेवल याद रखना है ताकि आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर पाओ। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट कराया है वहाँ तक के कॉन्सेप्ट में आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ वाले टॉपिक से रिलेटेड है। जब आप इस वीडियो में आप जब देखोगे ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ में किस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। वहाँ पे मैंने 2 बातें बताई हैं कि जब भी कभी आपके पास y = px हो तो आपने कहाँ पे देखना है, x एक्सिस पे देखना है, c ऑन x एक्सिस। और अगर आपके पास x = py होता तो आपने c ऑन y एक्सिस पे देखना होता है। तो देखो अब यहाँ पे y = px है और आपने क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं इसमें। तो इसमें x एक्सिस पे देखना है, तो x एक्सिस पे तो ये कर्व टच ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, आपके ज़ीरोज़ ही होंगे, वो ज़ीरो ही होगा। जब टच ही नहीं कर रहा है x एक्सिस को तो नंबर ऑफ ज़ीरो = 0। यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को सिर्फ उसने इसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच किया है, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे। थर्ड पार्ट में देखो आप एक्स एक्सिस को ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। और आपके फोर्थ पार्ट में देखो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे अभी आपको मैंने ये 4 पार्ट बताए हैं, ठीक वैसे ही आपका 5th और 6th पार्ट भी है। आप बिल्कुल सेम ऐसे ही उसमें भी नंबर ऑफ जीरोस लिख सकते हो। स्टेटमेंट मतलब आपके पास जब ये ग्राफ का क्वेश्चन है, आपने क्लियरली बस क्या लिखना है कि नंबर ऑफ जीरोस इन y = px कितने, तो फर्स्ट पार्ट में 0 है। तो इस तरीके से करके बस आपने लिख देना है, ठीक है। तो यही इसका आंसर और सॉल्यूशन होता है और ये आपकी 2.1 भी अब आपकी क्लियर हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। देखो सबसे पहले हेडिंग को आप समझो, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं और वेरीफाई कैसे करते हैं। तो आपके पास देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स गिवन है। अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। जब आप वीडियो में ये कॉन्सेप्ट देखोगे कि कैसे करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, कौन सा कॉमन टेकिंग मेथड से करना है और कौन सा आइडेंटिटी मेथड से करना है। आप बस इनकी शक्लें देखना कि कौन सा किस मेथड से होगा। तो देखो फर्स्ट जो पार्ट है
वो आपका क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये किससे हो जाएगा, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी करना आपने ये हो जाएगा बाय मिडिल टर्म वाले से। सेकेंड पार्ट भी आपका बिल्कुल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो देखो, ये थोड़ा सा स्टार इस पर मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ये जो इक्वेशन है, पहली बात ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। बट यहाँ पे क्या है, ax² तो है बट यहाँ पे बीच में x नहीं है, तो पहले फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इट। तो इसको अरेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आप इसे भी किससे करोगे, बाय मिडिल टर्म से। इसमें भी आप मिडिल टर्म लगा दोगे, ठीक है। ये 2 नंबर पे बेस्ड आ गया। इट मीन्स ये किस मेथड से हो जाएगा, आपका कॉमन टेकिंग वाले से हो जाएगा। और ये आपका किससे हो जाएगा, देखो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप इस पे रूट लगा देना, और रूट लगा के a² माइनस b², मतलब कि ये आइडेंटिटी वाले मेथड से हो जाएगा, आइडेंटिटी मेथड। और लास्ट, ये तो बिल्कुल आपके 3 डिजिट पे और अरेंज भी है, इट मीन्स ये आपका मिडिल टर्म वाले से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 पार्ट्स आप इजीली कर लोगे। इनके मेथड को मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। इसको आप पहले ज़ीरोस फाइंड करो और उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप देख लेना कैसे मैंने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करवाया हुआ है, तो आप ये करिए। नाउ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपने करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले देखना, इसकी हेडिंग को पहले आप समझने की कोशिश करो और मेरे कॉन्सेप्ट से मैच करने की कोशिश करो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने पहली हेडिंग एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपने फाइंड या राइट करना है तो आपने कैसे करना है। और एक और बात, मैंने उसमें भी 3 लेवल कराएं और वहाँ पहला लेवल मैंने एक्सप्लेन करा है, बाकी के 2 लेवल मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करे हैं। तो देखो पहले लेवल में जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच विद द गिवन एज द सम एंड प्रोडक्ट। बोला था ना मैंने कि SUM सम और PRODUCT प्रोडक्ट गिवन होगा, यानी कि सम और प्रोडक्ट क्लियरली लिखा होता है क्वेश्चन में कि सम और प्रोडक्ट गिवन है। इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो आपका सम दे रखा है और जो सेकेंड नंबर है वो आपका एज अ प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपने क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आपने सॉल्यूशन में पहले सम, और सम का मतलब क्या बताया था मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 1/4। और प्रोडक्ट को हम अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं और वो कितना गिवन है, -1। तो यानी कि आपके पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है। अब आपने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखवा है के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला लिखवा है। इसे अच्छे से याद कर लेना। अब क्या करना है, आपने बस ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। तो k का तो k ही रहेगा, x² एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4x, x ये बाहर वाला आ गया और ये -1 है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, 1। अब देखो ये एक परफेक्ट और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखो एक सिंपल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, एक सिंपल है। तो क्यों ना पहले हम एलसीएम लेके इसको सिंपल नंबर बना लें। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम में क्या आएगा, 4 आएगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -4। तो ये जो 4 है वो के पास आप एज्यूम कर लोगे, आपका न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होगा वही आपकी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी कि आप ये फाइनली मान के चलोगे कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अकॉर्डिंग आपका ये एक तरीके से 4 यहाँ पे लिख सकते हो। और आपकी मेन इक्वेशन कौन सी है, 4x² माइनस x माइनस का 4। तो ये आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। देखो फ्रैक्शन वाले में ही एलसीएम लेना है। अगर ये नंबर बिल्कुल सिंपल नंबर होता तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस आपका पुट करते ही आंसर ख़त्म है। बट अगर फ्रैक्शन में तो थोड़ा सा एलसीएम लेके आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे और न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका एक्यूरेट आंसर होगा।
अब इस तरीके से आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, बाकी के 5 पार्ट आप खुद करिए और मुझे आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 तक की जितने भी अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट कराएं वो सारे कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो पहले तो आप, फिर उसके बाद अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 बेशक आप बुक में टिक कर लो, लिख लो जीरोस कितने कितने हैं, बट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 विद कॉन्सेप्ट आप मुझे करके कॉपी में आप आगे का सेंड करिए, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट को देखो आप, कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या एक्स विद इट्स साइन इन एनी इक्वेशन। ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा देखने में लगेगा कि इतना बड़ा सर ने क्या क्या लिख दिया है, मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या एक्स विद इट्स साइन इन एनी टर्म। तो इसमें मेन बात क्या है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसका साइन, यानी जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपका कि जस्ट लाइक 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ठीक है। अब मैंने बोला है कि आपको जिसका कोफिशिएंट निकालना हो उसका जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू होगी वही कोफिशिएंट का आंसर होगा, बट विद इट साइन, साइन के साथ में अगर प्लस लगाए तो प्लस में बोलोगे, माइनस लगाए तो आप माइनस में बोलोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि मुझे आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा इस इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पार्ट बोलना है, एक्स क्यूब का न्यूमेरिकल पार्ट जो कि क्या है 7, वो भी प्लस का, कोई साइन नहीं है यहाँ पर, आप प्लस का बोलोगे तो 7। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए तो क्या होगा 5। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट पूछ लूँ तो क्या आंसर आएगा -7। यानी कि देखो यहाँ पे साइन वाली बात आ गई ना कि अगर साइन अगर इसमें इंपॉर्टेंट ना हो तो फिर तो आप ओनली 7 लिख देते, तो आपका वो गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है साइन के साथ आपने बोलना है, तो ये आपका कोफिशिएंट होता है ये।